हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राफेल F3R स्टैंडर्ड और राफेल F4 स्टैंडर्ड जेट्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि इस समय डसाल्ट एविएशन F3R स्टैंडर्ड से ऊपर उठ के F4 स्टैंडर्ड और F5 स्टैंडर्ड पर फोकस कर रही है, और उन्हें जो अभी रिसेंटली ऑर्डर्स भी प्राप्त हुए हैं वो या तो F4 स्टैंडर्ड के हैं, या फिर जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो F5 स्टैंडर्ड का वेट करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच डसाल्ट एविएशन के अधिकारियों ने कुछ ऐसी बातें करी हैं जो भारत के पक्ष में है और भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। डसाल्ट एविएशन ने क्लियर कर दिया है कि अब उनके जो राफेल F4 स्टैंडर्ड होने वाले हैं वो एक स्टैंडर्ड वेरिएंट होंगे, जिनका प्रोडक्शन 2024 से फुल स्केल पे शुरू कर दिया जाएगा, और जो F3R स्टैंडर्ड है इनके प्रोडक्शन को संभावित है कि बंद कर दिया जाए। अब भारतीय वायुसेना जो अभी तक MRFA को कंफर्म नहीं कर पाई है, और अब बताया जा रहा है कि MRFA पर जो बड़ा निर्णय है वो 2024 के अंत तक या 2025 में आ सकता है। तो ऐसे में डसाल्ट एविएशन ने ऑफर्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास किया है। डसाल्ट एविएशन ने कहा कि 2025 से जो F4 स्टैंडर्ड है इनकी डिलीवरी हम शुरू कर देंगे, और पहला एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 2023 में डिलीवर किया जा चुका है फ्रांस को। लेकिन अब जो F4 स्टैंडर्ड है ये एक हाईली एडवांस ऑप्शन के तौर पर भारतीय वायुसेना के समकक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और अवेलेबल भी है। ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया कि F3R स्टैंडर्ड की तुलना में जो F4 स्टैंडर्ड है इसमें बहुत सारे जो अपग्रेड्स हैं ये देखने को मिलेंगे। दरअसल F3R स्टैंडर्ड वो एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना करंटली ऑपरेट करती है। और अगर हम अपग्रेड्स की बात करें F4 स्टैंडर्ड में, तो उसमें थेल्स के द्वारा विकसित किया गया सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और दूसरी इंप्रूवमेंट्स जो कि RBE2 एसर रडार में की गई हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हेलियोस का टारगेटिंग पॉड, फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले कैपेबिलिटीज और भी कई मुख्य कैपेबिलिटीज हैं जो अपग्रेड की गई हैं। इसके अलावा जो आर्मामेंट है उसमें भी हमें नेक्स्ट जनरेशन की जो मीका मिसाइल है वो देखने को मिलेगी, और इसके अलावा 1000 किलोग्राम वेरिएंट वाला जो सैफ्रॉन का ASM हैमर है, यानी आर्मामेंट एयर सोर मॉडुलर हैमर, जो कि एक प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, ये भी हमें F4 स्टैंडर्ड में देखने को मिलने वाला है। और दूसरे जो एवियोनिक चेंजेस हैं वो भी F4 स्टैंडर्ड में किए गए हैं। सबसे खास बात यहाँ पर F4 स्टैंडर्ड को लेकर फ्रांस की तरफ से ये कही गई है भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारतीय वायुसेना इस समय जो F3R स्टैंडर्ड है इनको ऑपरेट करती है, और बीतते समय के साथ आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, और ऐसे में भारतीय वायुसेना के राफेल बहुत पीछे न रह जाए इसके लिए जो अपग्रेड के ऑप्शंस हैं ये भारत के लिए सदैव खुले रहेंगे। और डसाल्ट एविएशन के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डसाल्ट एविएशन बेसिकली जो भारत के 36 की संख्या में F3R कॉन्फ़िगरेशन के राफेल फाइटर्स हैं इनको F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर सकती है। जी हाँ, भारत के पास ऑप्शन है कि भारत अपने F3R स्टैंडर्ड के जो राफेल हैं इन्हें F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर सकती है, और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि ये सारी चीज़ें भारतीय वायुसेना को काफ़ी कम समय में मिल जाएंगी। डसाल्ट एविएशन ने यह कहा है कि हम भारत की मदद करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, और उनका ये कहना है कि जो F4 स्टैंडर्ड का अपग्रेड है ये स्क्वाड्रन लेवल में ही किया जा सकता है, और ये कुछ महीनों में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना की जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, और F4 वेरिएंट के जैसे ही ये एडवांस वेरिएंट भारतीय वायुसेना को काफ़ी कम समय में मिल जाएंगे। सबसे खास बात तो ये है कि जो F4 स्टैंडर्ड है अब ये भारत को MRFA के अंतर्गत ऑफर किए जाएंगे, और अब भारतीय नौसेना के राफेल M को लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि उनको जो मरीन वेरिएंट मिलेंगे वो F4 स्टैंडर्ड वाले ही हैं जो कि भारतीय नौसेना को मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो F4 स्टैंडर्ड है फिलहाल ये एक सबसे एडवांस वेरिएंट है राफेल के, जो ऑपरेशनल है और अगले 10 से 15 वर्ष तक ये रिलेवेंट भी बने रहेंगे, ऐसा उनका कहा भी जाना है, क्योंकि बीतते समय के साथ बहुत सारी जो F5 स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजीज हैं उनका एक्सेस भी जो F4 स्टैंडर्ड है उनको मिलता रहेगा। और आने वाले भविष्य में जो इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी है, बेटर डेटा लिंक कैपेबिलिटी है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, एडवांस रेडार सिस्टम है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, और भविष्य की जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपनरी है उन सब का इंटीग्रेशन हमें आने वाले भविष्य में इन्हीं वेरिएंट्स में देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये बात अलग है कि डसाल्ट एविएशन ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो F5 स्टैंडर्ड पर फोकस कर रहे हैं, और इनका जो प्रोडक्शन है वो 2030 से शुरू कर दिया जाएगा। अब F5 स्टैंडर्ड में हमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी, जिसमें अनमैन एयर व्हीकल है वो देखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर जो मैन फाइटर है वो इसको ऑपरेट करेगा, और जाहिर सी बात है कि जो मैन अनमैन टीमिंग है वो हमें देखने को मिलेगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
वो देखने को मिलेगी और भी दूसरी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है वो इस्तेमाल की जाएंगी और इनसे जो मिशन फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के भारतीय वायुसेना के लिए जो ऑप्शंस हैं वो हमेशा खुले हैं। भारतीय वायुसेना जब चाहे इनको अपग्रेड कर सकती है। अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डसॉल्ट एविएशन के अभी जो ऑफर्स हैं वो और भी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि एमआरएफए को लेकर के जो तगड़ा कंपटीशन है वो देखने को मिला है यूरोफाइटर कंसोर्टियम और डसॉल्ट एविएशन के बीच में, जहां पर यूरोफाइटर कंसोर्टियम प्राइस और टेक्नोलॉजी के दम पर राफेल को बीट करना चाहता है। और आपको बता दें यूरोफाइटर टाइफून वही फाइटर है जिसको राफेल ने बहुत ही कम मार्जिन से हराया था। और इस बार यूरोफाइटर कंसोर्टियम पूरी तैयारी के साथ दिख रहा है। उनका कहना है कि जो टेक्नोलॉजी भारत राफेल में सीख कर रहा है वो ऑलरेडी टाइफून उनको ऑफर करेगा और वो लोकल प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। सबसे खास बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि 30 से 40% तक कम दाम में भारत को यूरोफाइटर टाइफून मिल सकता है, जो कि कैपेबिलिटी में कहीं हद तक जो राफेल है उसको भी सरपास कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राफेल के पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि भारत में विकसित हो रहे हैं। डिफेंस एनालिस्ट का यह मानना है कि भारत ने पहले से ही करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में, और ऐसे में भारत अगर एक नए टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है तो भारत को शुरुआती तौर पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जो ट्रेनिंग है वो सब वहाँ पर इंक्लूड होगा। और ऐसे में भारतीय वायुसेना के ऊपर जो कॉस्ट बर्डन है वो भी पड़ेगा, और भारतीय वायुसेना वो कॉस्ट बर्डन फिलहाल तो नहीं चाहेगी। लेकिन फिर भी अगर हम फ्रांस के कुछ रिसेंट मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि डसॉल्ट एविएशन हो, सैफरान हो या फिर दूसरी कंपनियां हो, इन्होंने भारत को मतलब खुले दिल से अपने जो प्रस्ताव हैं वो दिए हैं। इससे पहले आपको बता दें 2 दिन पहले रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पर सैफरान ने क्लियर कर दिया था कि अगर एमआरएफए में राफेल जीतता है तो राफेल में इस्तेमाल होने वाले जो M88 इंजन है ये हैदराबाद की जो सैफरान की फैसिलिटी है वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और 65% जो इंडिजिनस कंटेंट है वो भी ऑफर किया गया था। और ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। सैफरान वही कंपनी है जो IMRH के लिए भी इंजन बना रही है, और संभावित है कि AMCA Mark II के लिए भी इनके साथ ही हमारा जो कोलैबोरेशन है वो देखने को मिलेगा। और ऐसे में जो राफेल F4 स्टैंडर्ड, F5 स्टैंडर्ड के ऑफर है ये इस पूरी की पूरी डील को और अट्रैक्टिव बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। खैर अभी भारत 36 की संख्या में जो राफेल उनको ऑपरेट करता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 114 की संख्या में जो डील है ये तुरंत फाइनलाइज हो जाएगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बात माने तो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं सीधे 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का, तो कुछ का मानना है कि जब तक हमें 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी होती दिखेगी तब तक ऑलरेडी जो राफेल के एडवांस्ड वेरिएंट है वो ऑपरेशनल होंगे और हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे। इसलिए वो फेज्ड अप्रोच का समर्थन कर रहे हैं कि अलग अलग बैचेस में हम जो राफेल के वेरिएंट हैं इनको ऑर्डर करें, ताकि हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो भी उपस्थित रहे और हमें स्ट्रगल ना करना पड़े। लेकिन कुछ भी हो, फिलहाल तो भारतीय वायुसेना को जरूरत है एडवांस फाइटर की। अब इसके लिए सरकार क्या करती है, कैसे करती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।